इति एक बुद्धिर विषयम, इस एक बुद्धि का, एक बुद्धि मतलब एक ज्ञान का, जो एकत्व का ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का विषय क्या है, ये पर्यनुयोज्य, ये इससे पूछना चाहिए। क्योंकि इसको तो ये भी मान रहे सामने एक वृक्ष है, ऐसा प्रयोग करता है, तो इस वृक्ष का विषय क्या है। हर संज्ञा का कोई विषय होता है ना, तो इसका, इस एकत्व का विषय क्या है। तो इसमें पूछ रहे हैं आगे, किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषय इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषय इति। ये जो एक ज्ञान हो रहा है, इस एक ज्ञान का, एक बुद्धि माने एक ज्ञान, भिन्नार्थ विषय, भिन्नार्थ विषय मतलब भिन्न भिन्न अर्थ हैं और उन भिन्न भिन्न अर्थों को ये एक कह रहा है, ऐसा है। अथवा आहोस्वित भिन्नार्थ विषय, पहला जो भिन्नार्थ विषय का अर्थ है अवयवी, एक अलग ही अर्थ बन गया, और दूसरा भिन्नार्थ विषय का अर्थ है बहुत सारे भिन्न भिन्न परमाणु हैं और उसको ये वृक्ष कह रहा है। तो ये एक बुद्धि किस में उत्पन्न हो रही है, अवयवी में हो रही है या अवयवों में हो रही है। किम एक बुद्धि, सॉरी ये अभिन्नार्थ है, किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषया इति। अभिन्नार्थ विषय मतलब नहीं, वो द्रव्यों का समूह है, वो ही इस एक का विषय है। एक वृक्ष बुद्धि का विषय क्या है, वो अवयव नहीं, अवयवों का समूह, अभिन्न, हाँ नहीं नहीं, अवयवों का समूह। अभिन्नार्थ माने कोई भिन्न अर्थ नहीं बना। वृक्ष क्या है, परमाणुओं का समूह ही है। तो ये मान रहे हैं आहोस्वित भिन्नार्थ विषय, अवयवी, कुछ भिन्न अर्थ बन गया, उसको एक कह रहे हैं। तो आप एक किसको कह रहे हैं, ये एकत्व का जो ज्ञान हो रहा है, एक बुद्धि जो है, उसका विषय क्या है इन दोनों में से। तो कह रहे हैं अभिन्नार्थ विषय इति चेत, यदि आप कहो कि अभिन्नार्थ विषय है, तब तो अर्थांतर अनुज्ञानात अवयवी सिद्धि। तो आपने अर्थांतर को स्वीकार कर लिया, तो फिर तो अवयवी की सिद्धि हो जाएगी। और यदि आप कहो नानार्थ विषय, जो अलग अलग परमाणु हैं वो हमारे एकत्व का विषय हैं, तो कहा फिर नानार्थ विषय इति चेत भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति। जो भिन्न अर्थ हैं पहले भिन्न मान लिया, तो उसमें एक बुद्धि कैसे होगी। एक और अनेक ये तो दोनों विपरीत हैं, विरोधी हैं एक दूसरे के। भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति, भिन्नों में फिर एक दर्शन की अनुपपत्ति होगी, क्योंकि अनेकस्मिन इति व्याहता बुद्धिर न दृश्यत इति। अनेकों में, अनेकस्मिन अनेकों में, एक इति अनेकों में एक बुद्धि, एक का ज्ञान करना, तो ये क्या है, व्याहता बुद्धि। व्याहता बुद्धि माने विरुद्ध ज्ञान। अनेक में एक का ज्ञान होना, ये तो विरुद्ध ज्ञान है। न दृश्यते, ये तो नहीं देखा जाता लोक में, कि भिन्नों को एक कहे कोई, ये तो नहीं देखा जाता। एक को ही एक कहा जाता है लोक में, बहुत सारी चीजें हों उनको तो एक नहीं कहा जाता है। तो ये सिद्धांती का आक्षेप था। अब इसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी। वे कह रहे हैं सेना वनवत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। पूर्व पक्षी कह रहा है सेना वनवत ग्रहणम, सेना के समान और वन के समान ग्रहण हो जाएगा। सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन बहुत सारों को मिला करके क्या बोलते हैं, एक सेना। तो भिन्न अर्थों में एक का प्रयोग हो रहा है ना। ऐसे वन में कितने वृक्ष होते हैं, बहुत सारे होते हैं, फिर भी क्या कहा जाता है, उस वन में जाओ, एक वन है वहां पर। तो अनेक में भी एक का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर वृक्ष में क्या है, बहुत सारे परमाणु हैं, तो भी हम उसको क्या कह देते हैं, एक वृक्ष। ठीक है। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सेना वनवत ग्रहणम इति चेत, ऐसा कहे तो नहीं कह सकता है। अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, क्योंकि जो सेना के सैनिक हैं वो तो स्थूल हैं, वो तो दिख सकते हैं। वन के जो वृक्ष हैं वो भी स्थूल हैं, उनका भी ग्रहण हो सकता है। लेकिन ये जो परमाणु हैं इनका ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय हैं।
अतीन्द्रियत्वात् अणूनाम, तो वो गृहीत नहीं होंगे, अनेक का एक में ग्रहण नहीं होगा। वृक्ष में तो एक बुद्धि तभी होगी जब अवयवी को माना जाएगा। समझ में आ गया ना? यथा सेना अंगेषु वनांगेषु च दूरात् गृह्यमाण पृथक्त्वेषु एकम इदम इति उपपद्यते। जैसे सेना और वन है, उसको जब दूर से देखते हैं, जैसे मानो एक कोई टुकड़ी चल रही है और हमने दूर से देखा, तो दूर से देखने पर उसका एकत्व गृहीत होता है। पास से जाएंगे तब तो वो भिन्न भिन्न मनुष्य दिखेंगे, तब तो उसको एक नहीं कह सकते। लेकिन जब दूर से देख रहे हैं, भाई कोई एक टुकड़ी खड़ी है, परेड आदि कर रही है, चल रही है, तो दूर से देखने पर हम कह देंगे एक टुकड़ी चल रही है, एक ग्रुप चल रहा है, ऐसे कह देंगे। और ऐसे ही वन को दूर से देखेंगे तो वो एक वन दिखाई देगा। जब उसके पास चले गए, अंदर घुस गए, तब तो बहुत सारे वृक्ष दिखेंगे, तो तब तो एक नहीं कह सकते। तो दूरात अगृह्यमाण, जब दूर से उसको नहीं देखेंगे, माने नजदीक चले जाएंगे, तब तो पृथक्त्व, उनका पृथक्त्व देखा जाएगा। एकम इदम इति न उपपद्यते, तब तो एक की उपपत्ति नहीं होगी। और यदि फिर भी उसको एक कह रहे हैं तो बुद्धि एवं अणुषु, मतलब ये उसमें जो बुद्धि मतलब ज्ञान, पास में जाएंगे तो एकत्व का ज्ञान नहीं होगा, अलग अलग दिखेंगे। और फिर भी उसको एक कह रहे हैं यदि हम, तो वो दूर से ग्रहण करने में हो सकता है। एवं अणुषु संचितेषु अगृह्यमाण पृथक्त्वेषु एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि इति। ये तो पूर्व पक्षी का कहना है कि जैसे सेना और वन के अंगों में दूर से पृथक्त्व गृहीत नहीं होता है, एक ही दिखाई देता है, ऐसे ही ये जो संचित परमाणु हैं, इनमें भी एक का ग्रहण हो जाएगा। एकम इदम इति उपपद्यते, एकत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी को अभी और खोल रहे हैं, तो वार्तिक टाइप था। यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानाम सेना वन अंगानाम, जैसे अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग गृह्यमाण होते हुए भी सेना और वन के अंग आरात कारणांतरतः, आरात माने दूर से, माने दूर से जब देखते हैं तो दूर उससे कोई चीज़ देखी जाती है तो दृष्टि का दोष होता है ना, वहाँ पर चीज़ ठीक ठीक नहीं दिखती है, ठीक ठीक तो पास जाने पर ही दिखती है। आरात कारणांतरतः, दूरात आदि के दोष के कारण पृथक्त्वस्य अग्रहणम, पृथकता का अग्रहण होता है, दूर से पृथक्त्व नहीं दिखता है। यथा गृह्यमाण जाति नाम पलाशय इति वा खदिर इति वा न आरात जाति ग्रहणम भवति। जैसे किसी वन में दूर से देखते हैं तो गृह्यमाण जाति नाम जो गृहीत होता है, भी हरे हरे कुछ वृक्ष तो हैं, लेकिन वो वृक्ष पलाश जाति के हैं या खदिर जाति के हैं, न आरात जाति ग्रहणम भवति, दूर से जाति का ग्रहण नहीं होता है। वो नीम का पेड़ है कि पीपल का है कि पलाश का है, ये नहीं दिखता है, जाति का ग्रहण नहीं होता। बस ये पता होता है कि बहुत सारे वृक्ष हैं और बहुत सारे वृक्षों का ये एक वन है, ठीक। लेकिन पास जाएंगे तो अलग अलग जाति का ग्रहण होगा, सब अलग अलग हैं, पीपल अलग, नीम अलग। यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम नारात स्पंद ग्रहणम, जैसे सेना के जो सैनिक हैं तो वो कुछ परेड आदि कर रहे हैं, कुछ हाथ पैर चला रहे हैं। यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम माने कुछ वो कुछ स्पंदन हो रहा है, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, लेकिन दूर से वो दिखते नहीं हैं। यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम नारात स्पंद ग्रहणम, गृह्यमाणे च अर्थ जाते, लेकिन जब उनके पास चले जाते हैं तब तो अर्थ जाते पृथक्त्वस्य अग्रहणात् एकम इति भाक्तः प्रत्ययो भवति। पास जाते हैं तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन दूर से अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो दूर से जब हम कहते हैं कि ये एक सेना जा रही है या ये एक वन है, ये एक का प्रयोग यहाँ पर क्या है,
भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है, वो वास्तव में एक है नहीं। पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, उनके पृथक्त्व का अग्रहण होने से एकम इति भाक्तः प्रत्ययो भवति, जो एकत्व का हम प्रयोग करते हैं ये कैसा प्रयोग है? भाक्त प्रयोग है, ये गौण प्रयोग है। न तो अणुनाम अगृह्यमाण पृथक्त्वानाम कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात् भाक्तः एक प्रत्ययो अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम इति। लेकिन ये प्रयोग अणुओं में नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं है। न तो अणुनाम, क्यों? अगृह्यमाण, उसमें तो गृह्यमाण ही नहीं होता ना, वो तो आंखों से दिखता ही नहीं है, तो वहां ना एक का ज्ञान होगा ना अनेक का ज्ञान होगा। अगृह्यमाण पृथक्त्वानाम, वो पृथक पृथक तो हैं अणु, उनका तो ग्रहण ही नहीं होगा। न तो अणुनाम अगृह्यमाण पृथक्त्वानाम कारणतः, जो इसके कारण हैं, पृथक्त्व अग्रहणात्, उनका पृथक्त्व भी ग्रहण नहीं होता है, एक भी ग्रहण नहीं होता है, इसलिए पृथक्त्व अग्रहणात् भाक्तः एक प्रत्ययो, गौण रूप से एक का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणु तो अतीन्द्रिय हैं। यहाँ तो गौण प्रयोग हो जाएगा अनेक में एक का। सेना के जो सैनिक हैं वो अनेक होते हुए भी कम से कम दिख रहे हैं ना, तो वहां तो अनेक में एक का प्रयोग हो जाएगा दूर से, क्योंकि उनका पृथक तो दूर से दिखाई देता नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। परमाणु को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, पर उनका समूह तो दिख जाता है। नहीं दिखेगा, समूह दिख जाएगा, नहीं दिखेगा समूह। जैसे सत्व रज तम के परमाणु प्रकृति में, मूल प्रकृति की अवस्था में, महतत्व की और अहंकार की अवस्था में रहते ही है ना, दिखते नहीं है। वो दिखते कब हैं? पंच तत्व में जब आ जाएंगे, पंच महाभूत की अवस्था में। तन्मात्रा में भी नहीं दिखेंगे। कहाँ दिख रहे हैं हमें तन्मात्रा में? जैसे घी दिखाई दे रहा है ना आपको, और उसको जब आपने अग्नि में डाला तो परमाणु रूप हो गया, तो आकाश में दिखता नहीं है क्योंकि वो सूक्ष्म हो गया। तो जो सूक्ष्म परमाणु हैं वो तो दिखते नहीं, अतीन्द्रिय है ना वो। इंद्रियों से तो केवल स्थूल ही दिख सकता है। वृक्ष के जो स्थूल, वृक्ष में दीदी जो छोटे छोटे कणों से जो मिलके बना हुआ, वो कुछ तो प्रत्यक्ष होता ही है उसमें, बिल्कुल। अब वो जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो तो अवयवी है। जैसे आपको मिट्टी का एक कण भी दिख रहा है ना, वो अवयवी है। उसका भी, वो भी एक अवयवी है, फिर कई अवयवी के समूह से फिर एक अलग। देखो द्व्यणुक के बाद जो भी बनेगा ना, त्रिणुक भी एक अवयवी है। वृक्ष में तो बहुत सारे अवयवी हो गई, और उससे पहले जो है अवयव उसको ही कहेंगे, परमाणु उसको कहेंगे जो विशुद्ध रूप से तन्मात्र वाला है, उसको परमाणु कहेंगे। तो ये तो सारा लोक व्यवहार ही ठप हो जाएगा अगर परमाणु का समूह मानेंगे। तो आपको वृक्ष का एक छोटा सा रेशा भी, वो भी अवयवी है अपने आप में। जैसे एक तो हमारा पूरा शरीर अवयवी है, और इसकी एक उंगली जो इसका अवयव है ये भी अपने आप में एक अवयवी है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे परमाणुओं से मिलके एक उंगली बनी है। एक उंगली तो छोड़ो, इसका एक सेल लेंगे, वो सेल भी अवयवी है, तो उसकी संज्ञा, उस अवयवी की संज्ञा सेल हो गई। तो अवयवी के बिना व्यवहार नहीं चलेगा। परमाणु का परिमाण होता है, परमाणु के परिमाण की हम कल्पना कर रहे हैं कि भाई किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाओ, अंत में कुछ एक ऐसा आया कि अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हमने परमाणु कहा। पर हम उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रसंग जो है ना, ये आते ही हमारे मन में ये बात आती है कि जैसे मिट्टी का ढेर पड़ा होता है बाहर, ऐसे ही एक ढेर खड़ा है, तो ढेर को दिख तो रहा, ये ढेर मानने में क्या दिक्कत है। पर वो जो बाहर भी जो ढेर पड़ा है, वो उसका एक एक कण अवयवी है अपने आप में। उन बहुत सारे अवयवियों से मिलकर के ही वो ढेर कहा जाता है, क्योंकि उसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं।
परमाणु का तो परिमाण इतना माना है कि जो हमारा बाल है उसके 100 टुकड़े किए जाएं, और जो 100वां टुकड़ा है उतना परिमाण परमाणु का माना है। परमाणु का जो अंतिम नोक है उसके 100 टुकड़े किए जाएं ऐसे। तो माने अति सूक्ष्म है, उसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते परमाणु को। तो कह रहे हैं ये इदम एव च परीक्षते, तो अब इसकी परीक्षा कर रहे हैं। किम एक प्रत्ययो अणु संचय विषय आहुस्वित न इति। बोले ये जो एक का जो ज्ञान हो रहा है, एक प्रत्यय, ये अणुओं का संचय, परमाणुओं का संचय, ये उस एक का विषय है। आहुस्वित न, या वो इसका विषय नहीं है। अणु संचय एव सेना वन अंगानी च। बोले सेना और वन के जो अंग हैं वो भी क्या हैं इसकी दृष्टि में, वो भी अणु का ही संचय है। क्योंकि ये अवयवी तो मान ही नहीं रहा है पूर्व पक्षी किसी को भी, ये तो कह रहा है हर चीज क्या है, अणुओं का संचय है। तो अब हम इसकी परीक्षा कर रहे हैं कि ये जो सेना और वन का जो उदाहरण दिया, इसको हमने एक एक कहा। किम एक प्रत्ययो अणु संचय विषय, ये अणुओं के संचय का विषय है सेना और वन। आहुस्वित न इति, ये एक का विषय है ही नहीं। अणु संचय एवं सेना वन अंगानी, क्योंकि अणुओं का संचय ही इसकी दृष्टि में तो वन और सेना के जो अंग हैं ये भी क्या हैं, परमाणुओं का संचय। न च परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, क्योंकि बिना परीक्षा दिए उनको आपने सेना और वन के अंगों का जो उदाहरण के रूप में दिया कि जैसे वो बहुत सारे भिन्न अर्थ होते हुए भी एक उसमें कहा जा सकता है, एक वन एक सेना, ऐसे ही हम यहाँ वृक्ष में भी प्रयोग कर लेंगे। तो बोले पहले ये तो सिद्ध करो कि जिसको आप बहुत का समूह कह रहे हो, सेना को बहुत सैनिकों का समूह और वन बहुत सारे वृक्षों का समूह, तो परमाणुओं का समूह है या अवयवियों का समूह है? क्योंकि परमाणु के समूह का उदाहरण तो आपको परमाणु के समूह को ही कहीं दिखाना पड़ेगा ना। तो जो सेना के अंग हैं वो परमाणु का समूह है या अवयवी का समूह है? आपकी दृष्टि में क्या है? अवयवी का समूह है। एक एक शरीर एक अवयवी है, एक एक वृक्ष अपने आप में अवयवी है। तो तब तक आप उसको, जब तक आप किसी एक परमाणु के ढेर को एक के रूप में सिद्ध ना कर दें, तब तक आप उसका उदाहरण ही नहीं दे सकते हैं। न च परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, जिसकी अभी परीक्षा नहीं की उसको आप उदाहरण के रूप में दे रहे हो, ये अयुक्त है। क्यों? साध्यत्वात् इति, अभी तो ये साध्य है, अभी तो ये सिद्ध हुआ ही नहीं कि वो सेना के जो अंग हैं वो परमाणु का संचय है। पहले तो आप उसको सिद्ध करो कि कोई भी परमाणु का संचय है वो एक, कहीं एक जगह तो दिखाओ, तब तो आप सब जगह सिद्ध कर सकते हो। ये तो अभी साध्य है, तो दोनों का ही साध्य है ना अभी। दृष्टमिति चेत न तद विषयस्य परीक्षोपपत्ते, बोले उसमें क्या है, वो तो सबको दिख ही रहा है ना कि बहुत सारों का, अनेकों का समूह है। एक सेना क्या है, अनेक का समूह, और उसका नाम है एक। दृष्टमिति, ये तो दिख ही रहा है। बोले ऐसा यदि कह रहे हो तो न, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तद विषयस्य परीक्षोपपत्ते, उस एक का विषय क्या है उसी की तो परीक्षा कर रहे हैं। तो उसके विषय को की परीक्षा की उपपत्ति होने से, इसको खोल के बता रहे हैं। यद्यपि मन्येत दृष्टमिदम, यदि पूर्व पक्षी कहे कि ये तो दिख ही रहा है, सेना वन अंगानाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम। तो इसमें क्या परीक्षा करनी है? सेना के अंग या वन के अंग, उनमें पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथकता का अग्रहण होने से, अभेदेन, उनमें अभेद होने से, एकम इति ग्रहणम, एक का ग्रहण होता ही है, एक वन एक सेना, तो उसमें क्या परीक्षा की बात है? ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो नज दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातुम इति, यदि पूर्व पक्षी कहे कि जो दिख ही रहा है एक सेना एक वन, तो उस दिखने वाले का तो आप खंडन नहीं कर सकते।
ऐसा यदि वो कहे तो तच्च नैवम, तो वो ऐसा नहीं कह सकता है। तद विषयस्य परीक्षोपपत्तेः, उस विषय की परीक्षा की उपपत्ति होने से, उसी की तो परीक्षा करनी है। किसकी परीक्षा करनी है? जिसको एक कह रहे हैं वो अवयवी है या परमाणुओं का समूह है। तो ये एक किसको कह रहा है? सेना को। सेना किससे मिलके बनी है? परमाणुओं से मिलके बनी है कि अवयवियों से? अवयवियों से मिलके बनी है। तो पहले तो अवयवी को स्वीकार करेगा तब तो ये, तभी तो एक संज्ञा होगी उसमें भाक्त। भाई भाक्त प्रयोग करने के लिए पहले प्रधान प्रयोग तो होना चाहिए ना, तभी तो गौण प्रयोग कर सकते हैं। सेना और वन में जो एकत्व का प्रयोग किया जा रहा है, ये कैसा प्रयोग है? गौण भाक्त प्रयोग है। ये हैं तो वास्तव में अनेक वो, लेकिन एक दूर से देख कर कह देते हैं, या गौण रूप से पास में खड़े होके भी कह सकते हैं ये एक सेना है। जैसे मैं कहूँ ये एक क्लास है, तो ये एकत्व का प्रयोग कैसा है? गौण। एक का मतलब क्या होता है? एक अवयवी। अब यहाँ तो बहुत सारे अवयवी हैं, इसको एक कैसे कह सकते हैं हम? गौण रूप में कह सकते हैं। हमने कह दिया एक संसार, तो ये एक का प्रयोग क्या है यहाँ पर? गौण। क्योंकि संसार तो भिन्न भिन्न वस्तुओं से बना है, तो अनेक में एक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? गौण रूप से कर लेते हैं। लेकिन गौण प्रयोग भी तब कर सकते हैं जब कहीं ना कहीं हमने प्रधान प्रयोग किया है। गौण का प्रयोग हमेशा कब होता है? कहीं एक जगह आपने प्रधान उसका प्रयोग कर लिया तब। आप किसी को कहते हैं कि रिक्शा इधर आना, किसी मनुष्य को बोलते हैं ना, वैसे तो रिक्शा खुद तो आएगी नहीं कि आपकी बात को सुन ले। वो रिक्शा के पास जो व्यक्ति खड़ा है उसको आप बोलते हैं रोड के इस पार खड़े होकर, रिक्शा थोड़ा इधर आना, तो मनुष्य आता है। तो ये रिक्शा क्या है उस व्यक्ति के लिए? गौण प्रयोग है ना। पर प्रधान प्रयोग कहाँ है? जहां वो 3 पहिए वाला एक यंत्र है, वो प्रधान प्रयोग है उस संज्ञा के लिए। तो अब यहाँ गौण प्रयोग कर सकते हैं। पर कहीं एक जगह भी प्रधान प्रयोग नहीं किया तो गौण प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि भी आप पहले प्रधान प्रयोग तो करके दिखाओ। न अंगानां पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम न च दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातुम इति। पूर्व पक्षी कह रहा है जो दिख रहा है एक सेना एक वन, तो इसका तो खंडन कैसे किया जाए? तच्च नैवम, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तद विषयस्य परीक्षोपपत्ते, क्योंकि उस विषय की अभी परीक्षा चल रही है, परीक्षा की उपपत्ति होने से। दर्शन विषय एव अयम, ये दर्शन का जो विषय है यही तो परीक्षते, इसी की तो परीक्षा करनी है। यो अयम एकम इति प्रत्ययो दृश्यते स परीक्षते, ये जो एक का ज्ञान हो रहा है सेना में या वन में, स परीक्षते, उसी की तो परीक्षा की जानी है कि ये एक का प्रयोग किम द्रव्यांतर विषयो वा अथ अणु संचय विषय वा, यही तो परीक्षा करनी है कि एक हम किसको कह रहे हैं? किसी द्रव्यांतर विषय को एक कह रहे हैं, माने अवयवी को एक कह रहे हैं, अथ या तो अणु संचय विषय वा, ये एकत्व का विषय क्या है? परमाणुओं का संचय, ये इसका विषय है, या कोई द्रव्यांतर वस्तु अवयवी, ये इस एकत्व का विषय है। इसी की तो परीक्षा की जा रही है। अत्र दर्शनम अन्यतरस्य साधकम न भवति, बोले ये जो दर्शन है, आप जो सेना और वन का जो दर्शन प्रयोग कर रहे हैं, अन्य तरह से साधकम न भवति, ये वृक्ष जो परमाणुओं का संचय है उसका ये साधन नहीं बन सकता है। क्योंकि पहले कहीं आपको मुख्य प्रयोग दिखाना पड़ेगा। अत्र दर्शनम अन्य तरह से साधकम न भवति, कहीं एक जगह देखा हुआ जो ज्ञान है, जो साधन है, वो दूसरी जगह किसी चीज का साधक नहीं हो सकता है। नाना भावे च अणूनाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम। नाना भावे च अणूनाम,
अणु क्या है? अनेक है। ये तो बात तो वो भी मान रहा है, पूर्व पक्षी भी मान रहा है। वृक्ष क्या है? अनेक परमाणुओं का समूह। अनेक कब बनेंगे? जब पहले एक होगा। एक 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 कई सारे मिलाए तभी तो अनेक होगा। तो इसका मतलब एक जो है वो क्या है? अवयवी। पहले एक परमाणु को आपने अवयवी मान लिया, तब तो अनेक परमाणुओं को अनेक कहोगे। अनेक किसकी दृष्टि से, किसकी अपेक्षा से होता है? एक की अपेक्षा से। पहले एक होना चाहिए तब अनेक होता है। नाना भावे च अणुनाम, अणुओं का जो नाना भाव है, पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथक्त्व का अग्रहण होने से, पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम, उनको अभेद, उनमें अभिन्नता मान करके एक का ग्रहण हो रहा है। ये क्या है? अतस्मिस्तद इति प्रत्ययो। अतस्मिस्तद इति प्रत्यय क्या होता है? जो जैसा नहीं है उसमें वैसा मानना, इसको कहते हैं अतस्मिस्तद प्रत्यय। यथा स्थाणौ पुरुष इति, जैसे स्थानों में पुरुष को देखना, ये क्या है? अतस्मिस्तद, जो पुरुष नहीं है उसको पुरुष मानना। पर ये स्थानों को पुरुष व्यक्ति कब कहता है? जब कभी उसने सच्चे पुरुष को देखा है तब। प्रधान रूप से किसी पुरुष का जब अर्थ कहीं जाना है तब कहीं गौण रूप से स्थानों को भी पुरुष मान सकता है। पर कभी पुरुष को देखा ही नहीं, तब तो प्रयोग ही नहीं कर सकता है। तो यही पूछ रहे हैं कि ये आपका जो आप कह रहे हो ना, सेना के अंगों का समूह जैसे अनेक में एक है, वन के अंगों का समूह अनेक में एक प्रयोग होता है, ऐसे ही हम इस एक वृक्ष में भी परमाणुओं का समूह है, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो बोले आपका ये कथन क्या है? अतस्मिस्तद इति प्रत्यय। ये आपका ऐसा ही कथन है जैसे कोई स्थानों को पुरुष कहे। ततः किम, इससे क्या हुआ? अतस्मिस्तद इति प्रत्ययस्य प्रधान अपेक्षितत्वात्। अतस्मिस्तद प्रत्यय का प्रयोग वहां होता है जहां प्रधान की अपेक्षा होती है, माने प्रधान रूप से कहीं एक बार हमने देखा। प्रधान अपेक्षितत्वात् प्रधान सिद्धि ही, माने प्रधान की कहीं ना कहीं सिद्धि होती है तब ये ज्ञान होता है। स्थानों में पुरुष का ज्ञान कब होगा? जब कभी पुरुष की सिद्धि हो चुकी है कहीं अन्यत्र। स्थाणौ पुरुष इति प्रत्ययस्य किम प्रधानम, स्थानों में जो पुरुष दिखाई दे रहा है इसमें क्या प्रधानता है? तो बता रहे हैं ये की जगह यो कर लो। योसौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय तस्मिन् सति पुरुष सामान्य ग्रहणात् स्थाणौ पुरुषो अयम इति। कह रहे हैं ये जो पुरुष में पुरुष का प्रत्यय है ये क्या है? तस्मिंस्तत्, इसके होने पर तस्मिन् सति पुरुष सामान्य ग्रहणात्, एक जगह तस्मिन् तत्पुरुष में पुरुष का ज्ञान हो गया तो उस सामान्य ग्रहण से स्थाणौ पुरुषो अयम इति, स्थानों में भी ये पुरुष है ऐसा ज्ञान हो सकता है गौण रूप से। एवं नाना भूतेषु एकम इति सामान्य ग्रहणात् प्रधाने सति भवितुमर्हति, ऐसे अनेक भूतों में एक, इसका सामान्य ग्रहण यदि हो तो फिर प्रधाने सति भवितुमर्हति, प्रधान में यदि हो जाए तो फिर तो यहाँ गौण में भी हो जाएगा। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात् इति नोपपद्यते, लेकिन प्रधान में तो इन सब का ग्रहण नहीं हो रहा है, सेना वन आदि का। तस्मात् अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्यय एकम इति। तो ये जो एक जो है ये क्या है? अभिन्न एव, अभिन्न मतलब अवयवी, भिन्न भिन्न का नाम एक नहीं है। अभिन्न का नाम माने द्रव्यांतर का नाम, अवयवी का नाम ही एक है। एवं अयम अभेद प्रत्यय एकम इति, इसलिए एक का विषय क्या है? अभेद प्रत्यय, अवयवी। तो इतना ही रखते हैं, समय हो गया। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।